Good morning to all. मॉर्निंग सर। Okay, so लास्ट क्लास में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट किया था। तो इसमें हमने नोमेनक्लेचर कर लिया था, तो कुछ एक दो क्वेश्चन मैं आपको और प्रैक्टिस के लिए दे देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज CuBr4 2 negative. This is the first question, and another question is CO C2O4 thrice 3 negative. जल्दी से इनके नाम बताएं जी। So tetra bromo cuprate 2. ओके, आयन नहीं लगेगा क्या? टेट्रा ब्रोमो क्यूपरेट 2 आयन। भाई आयन क्योंकि चार्ज यहाँ पर पहले से डिस्प्ले करके दे रहा है। सेकंड बताओ जल्दी से। सर C2O4 को क्या बोलेंगे? C2O4 इज ऑक्सालेट। हो गया जी? यस, ट्राई ऑक्सालेट ट्राई ऑक्सालेटो ऑक्सालेटो कोबाल्ट कोबाल्ट या कोबाल्टेट? कोबाल्टेट कोबाल्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट जी 3 सर। देखो मैं आपको ना एक एग्जांपल और स्पेसिफिक बता देता हूँ, वहां पे ट्राया नहीं लगेगा। जैसे मान लिया एक एग्जांपल है COEN थ्राइस 3 पॉजिटिव, ठीक है? तो यहां पर आप बोलोगे, क्या बोलोगे इसको? ट्राई इथाइलिन डायामीन, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि देखो लीगेंड का नाम है इथाइलिन डायामीन। तो यहां पर मैं डाया ट्राया टेट्रा वाला सिस्टम यूज नहीं कर सकता। यहां पर मेरे को 2 के लिए बिस, 3 के लिए क्या लिखना पड़ेगा? ट्रिस लिखना पड़ेगा, क्योंकि लीगेंड के नाम में बाया ट्राया आ रहा है, तो 2 बार बाया ट्राया यूज नहीं करूंगा। ठीक है, तो यहां पर कैसे लिखूंगा इसका नाम? इसका नाम लिखूंगा ट्रिस इथाइलिन, ट्रिस इथाइलिन डायामीन कोबाल्ट 3 आयन, कोबाल्ट 3 आयन। इस तरीके से इसका नाम लिखा जाएगा। क्लियर है बात? ये नॉट ट्राया, ठीक है? ये क्वेश्चन आ सकता है, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। जैसे 3 के लिए सारे ट्राया यूज करेंगे, यहाँ पर ट्रिस यूज होगा ट्राया के प्लेस पे, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि लीगेंड के नाम में डाया आ रहा है। देखो, क्या आपको ये बात क्लियर हुई क्या बोल रहा हूं मैं? सर ऊपर वाले टाइटेनियम का भी बता दो एक बार, क्या आएगा? इसका आएगा जी हेक्सा एक्वा टाइटेनियम 3 आयन। सर टाइटेनियम ही लिखा जाएगा, 8 लगेगा तो भाई 8 क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना जी।
मैंने आपको 8 की कंडीशन बताई। देखो मैं फिर से आपको ये चीज क्लियर कर देता हूं क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है। देखो अगर पहले से नेगेटिव चार्ज लग रहा है तब 8 आएगा। अगर कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज डिस्प्ले करके दे रहा है तब मेटल के नाम के साथ 8 लगता है। और अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर से पहले कुछ लिखा होता है तब 8 लगता है। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज है तो मेटल का नाम जैसे लिया जाता है वैसे ही लिया जाएगा। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद में कुछ रखा है तो मेटल का नाम जैसे लिया जाता है वैसे ही लिया जाएगा। तो बहुत सिंपल सी बात है ये। देखो मैं आपके लिए इतना सिंपलीफाई इस चीज को कर रहा हूं, अदरवाइज आप देखना किसी से पूछना कोई इस चीज का आंसर नहीं कर पाया। ठीक है, तो यहां पर जो कॉम्प्लेक्स था वो इस तरीके से था, टाइटेनियम H2O6 3 पॉजिटिव। तो क्लियर से दिख रहा है कि ये एक कौन सा कॉम्प्लेक्स है, दिस इज अ कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स। और कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स में मेटल का नाम जैसे लिया जाता है वैसे ही लिया जाएगा। तो आ जाएगा हेक्सा एक्वा टाइटेनियम। अब देखो वाटर इज अ न्यूट्रल लिगेंड, तो जो कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है वही मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 3I। क्या आपको ये बात समझ में आई सबको या नहीं? जल्दी से बताओ जी। यस। नेक्स्ट इज K3CrC2O4 थ्राइस। बताओ इसका नाम। बहुत आसान है, अब तो आपको फटाफट से आंसर देने चाहिए एकदम से। ट्राई ऑक्सलेट इस ऑक्सलेटो पोटाशियम ट्राई ऑक्सलेट पोटाशियम पोटाशियम देखो ऑक्सलेट जी, होगा। हाँ हाँ ऑक्सालेटो होगा। और ऑक्सलेट इस चीज का ध्यान रखेंगे कि अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर से स्क्वायर ब्रैकेट से पहले कुछ लिखा है तो उसकी नेमिंग सबसे पहले होगी। ओके सर। सबसे पहले पोटाशियम आएगा, उसके बाद हम ब्रैकेट के अंदर जाएंगे, उस सबसे पहले लिगेंड को देखेंगे, लिगेंड से पहले नंबर को देखेंगे। अब यहां पर ट्रिस यूज नहीं करेंगे, यहां पर ट्राई ही यूज होगा। क्यों? क्योंकि लिगेंड का नाम ऑक्सालेटो है, इसमें बाई ट्राई नहीं आ रहा है पहले से। ठीक है, तो पोटाशियम ट्राई ऑक्सालेटो क्रोमेट 3। आप चेक कर सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के। क्या आपको क्लियर है ये या नहीं? एक ऑक्सालेटो पे -2 चार्ज होता है। ठीक है, मैं निकाल के ही बता देता हूं जी। देखो +1 × 3 क्रोमियम की निकालनी है, उसको x मान लिया। एक ऑक्सालेट पे -2 है, कितने ऑक्सालेट हैं? 3, दैट विल बी इक्वल टू 0। सो 3 + x - 6 = 0, x - 3 = 0 एंड x कम्स आउट टू बी +3। आपको ये बात क्लियर हुई है या नहीं? यस सर। अब देखो इस क्वेश्चन को, अगर वो इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिखेगा तब भी नाम सेम होगा। ये ध्यान रखना, शॉर्ट एब्रिविएशन में वो ऑक्सालेटो को ऐसे भी लिख देता है। ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है? C2O4 नेगेटिव ही होता है। ठीक है, तो इसका नाम भी क्या आ जाएगा? पोटाशियम ट्राई ऑक्सालेटो क्रोमेट 3। हाँ जी, कोई पूछ रहा था कुछ? प्लीज आस्क। पूछ रहा था जी कोई, कुछ कोई डाउट है तो प्लीज आस्क। सर कोऑर्डिनेशन नंबर भी इनमें कैसे क्या आएंगे? इनमें कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब हो गया जी कि लिगेंड ने मेटल के साथ कितने बॉन्ड बनाए हैं। तो अब ऑक्सालेटो जो है वो बाइडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, मैं इसका आपको स्ट्रक्चर भी बना के बता देता हूँ। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। देखो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और यहाँ पर मेटल है। ठीक है, कोई सिंगल बॉन्ड होता है इसमें, यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा। ये इस तरीके से होगा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो इस ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये कोऑर्डिनेट करता है मेटल। तो एक ऑक्सालेट ने ये एक OX का स्ट्रक्चर हुआ।
मैं फिर से आपको क्लियर करता हूं अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ है। कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ी हुई है जी, और एक ऑक्सीजन जो है वो सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ी हुई है, इस तरीके से। ठीक है, अब ये सिंगल बॉन्ड के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, असल में यही इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को कोऑर्डिनेट कर रही है। ठीक है, तो ये एक OX का स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, तो एक ऑक्सालेट के पास कितनी डोनर साइट्स हैं? 2 डोनर साइट्स। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर 3 ऑक्सालेट लिखे हैं तो वो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे मेटल के साथ? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया आपके पास 6। क्लियर हो गई ये बात? सर इसमें पोटाशियम का नहीं देखेंगे? पोटाशियम का कैसे देखेंगे जी? पोटाशियम लिगेंड थोड़ी है, लिगेंड तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आता है ना। मैं वो जो उस दिन आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था वो ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर का सम पूछ रहा था। यहां पर मैं केवल और केवल कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहा हूं, क्योंकि जो लिगेंड होते हैं वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। और वो लिगेंड मेटल के साथ कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर डेंसिटी, वो उस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो यहां पर एक ऑक्सालेट मेटल के साथ 2 बॉन्ड बना रहा है, यहां पर 3 ऑक्सालेट प्रेजेंट हैं तो 3 का कंट्रीब्यूशन 6 होगा। 3 ऑक्सालेट क्रोमियम के साथ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। कोई और डाउट जी किसी को? सबको यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जी, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाता हूँ, क्योंकि मुझे सभी के आंसर नहीं मिल रहे हैं अभी तक जिस तरह से आपके आंसर आने चाहिए, जिस स्पीड से आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि सेकंड टाइम ये रिवीजन हो रहा है, सेकंड थर्ड टाइम रिवीजन हो रहा है जी। और यहां से आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख सकते हो क्वेश्चन आने की। इतना टाइम नहीं लगेगा जी, 10-20 सेकंड में क्वेश्चन आपका सॉल्व होना चाहिए। टेट्रामीन, क्लोराइड, टू क्लोरीन, क्लोराइड, 3 क्लोराइड। अच्छा, 2 वाले कौन कौन है, 3 वाले कौन कौन है, कैसे पता लगाऊं मैं? आपने सबने ग्रुप में बोल दिया, मुझे पता ही नहीं लगा कि किसने क्या आंसर दिया। ठीक है जी, तो ऑनलाइन क्लास की ये एडवांटेज है। ठीक है, टेट्रा एमीन, एमीनो नहीं आएगा, टेट्रा एमीन, उसके बाद अल्फाबेटिकली सी आता है। अब इसको क्लोरिडो बोलूंगा, क्यों? क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। NO2 को भी क्या बोलूंगा? नाइट्राइटो, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है। फिर देखो, कोबाल्ट आएगा। क्यों कोबाल्ट आएगा? क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाद में कुछ लिखा है। ठीक है, फिर अगर आप इस कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +3 आएगी। कैसे आएगी? देखो, X अमोनिया न्यूट्रल है, इस क्लोरीन पे -1, NO2 पे -1, बाहर वाले क्लोरीन पे -1 इक्वल टू 0। X-3 इक्वल टू 0, X इक्वल टू +3। ठीक है, टेट्रा एमीन क्लोरिडो नाइट्राइटो कोबाल्ट 3। ठीक है जी, सबको क्लियर है यहां तक? ओके, एक लास्ट क्वेश्चन कर दो, इसके बाद मैं और क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा जी, मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जाऊंगा, क्योंकि मेरे को चैप्टर भी ये खत्म करवाना है। PTNH3 BrCl NO2 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव है ये, है ना? बताओ उसका नाम।
सर NH3 के बाहर कुछ लगा भी है कि NH3 अकेला ही है? अकेला ही है ये। ठीक है। अमीन, ब्रोमिडो, क्लोरिडो, नाइट्रेटो, प्लेटिनेट 3। आयन नहीं लगेगा। सर आयन आगे। ठीक है जी, नाम आ जाएगा अमीन, उसके बाद आएगा ब्रोमिडो, उसके बाद आ जाएगा क्लोरिडो, उसके बाद आ जाएगा नाइट्राइटो। देखो नाइट्राइटो एन भी लिखा हो सकता है, तो उसका इसका मतलब देखो ना, मैंने आपको कल भी बात बताई थी कि ये NO2 नेगेटिव जो है एम्बिडेंटेट लिगेंड होता है, ये इस तरीके से भी जुड़ सकता है और इस तरीके से भी जुड़ सकता है। तो कई बार तो नाइट्राइटो ही लिखा होता है और कई बार ना नाइट्राइटो एन लिख दिया होता है आपको कंफ्यूज करवाने के लिए, तो उससे डरना नहीं। तो नाइट्राइटो एन भी यही हुआ। नाइट्राइटो एन का मतलब कि जो लिंकेज है वो नाइट्रोजन के जरिए है, और अगर नाइट्राइटो ओ लिखा होगा तो मतलब लिंकेज इज थ्रू ऑक्सीजन। अब आप बोलोगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि लिंकेज नाइट्रोजन से है या ऑक्सीजन से, तो पहले जो अल्फाबेट लिखा होता है उसके जरिए लिंकेज होती है। ठीक है बात। तो अमीन, ब्रोमिडो, क्लोरिडो, नाइट्राइटो एन, प्लेटिनेट, कितनी आएगी जी ऑक्सीडेशन स्टेट? 3 सर। सर मेरे पास सर ये जो माइनस है अभी तो -1 नहीं आएगा बाहर। हाँ तो 3 कैसे 2 आएगी? 2 आ रही है मेरे पास तो। 2 आएगी जी ऑक्सीडेशन स्टेट, नॉट 1, 3। कैसे आएगी 2? यहां पर चेक करो, एक्स अमोनिया अगेन न्यूट्रल, ब्रोमीन पे -1, क्लोरीन पे -1, NO2 पे -1 इक्वल टू -1, है ना? तो ये बन जाएगा x -3 इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 + 3। तो x कितना आ जाएगा यहाँ पर? +2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो +2 हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर हो गई बात? यस सर। तो अब आप अपने लेवल पे नेमिंग के क्वेश्चंस कर लेना जी, मैं यहाँ तक ही करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे चैप्टर आगे भी ये कंप्लीट करवाना है। ठीक है, अगर फिर भी आपको किसी नेमिंग में कोई डाउट होगा आप कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको बीबीटी से रिलेटेड आइडिया देता हूँ कि बीबीटी से आपसे कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपसे क्या करेगा, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्योमेट्री पूछेगा। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में 2 तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैं। एक आगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब जिसमें मेटल के साथ कितने लिगेंड जुड़ते हैं? 6 लिगेंड जुड़ते हैं। कि किसी मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो वहां पर जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री वो 2 तरह से ज्योमेट्री आ सकती है। ज्योमेट्री आइदर sp3d2 होगी या D2sp3 होगी। बट चाहे ज्योमेट्री sp3d2 हो या D2sp3 हो, तो जो मॉलिक्यूल होता है वो ऑक्टाहेड्रल होता है, मतलब आपका जो कॉम्प्लेक्स होता है उसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही रहती है। आई थिंक ये बात बहुत इजी है, आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अभी मैं इसमें बताऊंगा कि किस कॉम्प्लेक्स में कैसे कौन सी ज्योमेट्री आती है। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास है कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 4। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है इट मींस कि किसी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल के साथ कितने लिगेंड बाइंड किए हैं? 4 लिगेंड बाइंड किए। तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp3 हो सकती है या dsp2 हो सकती है। अगर sp3 होगी तो sp3 का मतलब हो गया टेट्राहेड्रल। तो कौन सी ज्योमेट्री आएगी कॉम्प्लेक्स की? टेट्राहेड्रल आएगी। अगर DSP2 होगी तो कौन सी आएगी? स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर आएगी। क्लियर है बात? यहां तक क्लियर है जी? ओके, यस सर। अब मैं इसमें यस सर। कुछ कुछ आपको कॉम्प्लेक्सेस लेके बताता हूं कि वहां पर क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो, जैसे एक कॉम्प्लेक्स है NiCl4। ठीक है, ऊपर चार्ज है 2 नेगेटिव। अब यहां पर मुझे एक चीज तो पहले से क्लैरिफाई है कि यहां पर आंसर क्या आने वाला है। यहां पर आंसर या तो sp3 आएगा या dsp2 आएगा। क्यों, कैसे क्लियर हुआ मुझे? ये कोऑर्डिनेशन नंबर से क्लियर हुआ क्योंकि
निकल के साथ 4 क्लोरीने बाइंड की है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए दो ही पॉसिबिलिटी होती है, आइदर योर हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 और dsp2। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हुई है या नहीं? यस सर। अब यहां पर ज्योमेट्री कौन सी होगी वो डिपेंड करता है लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता है? लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर। अब आप बोलोगे कि फील्ड स्ट्रेंथ का क्या मतलब हुआ? फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब ये हुआ कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है और कौन सा लिगेंड वीक फील्ड है। तो मैं आपको कुछ केसेस बता देता हूं जहां पर अगर वो लिगेंड जुड़ा होगा तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करेगा, और जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो पेयरिंग करवाते हैं, वो बैक पेयरिंग करवाते हैं। मेटल के ऑर्बिटल्स को क्या कर देते हैं, उनमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको पेयर्ड करवा देते हैं। तो देखो मैं आपको सिंपल सा वो बता देता हूं कि जैसे मेरे पास Cn नेगेटिव है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करता है। कार्बोनाइल जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करता है। NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करता है। NH3 कब स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करता है? जब कोबाल्ट +3 में हो। किसी कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन +3 है और कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया जुड़े हुए हैं, तो वहां पर जो अमोनिया होगा इट विल बिहेव्स एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है वहां पर हाइब्रिडाइजेशन dsp2 होगी, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आपकी हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 होगी। क्या आपको ये बात समझ में आई है या नहीं? सर रिपीट कीजिए जरा सर। मैं ये बोल रहा हूं जी कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, आइदर इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो dsp2 रहेगी, और उसके अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो ज्योमेट्री होगी वो स्क्वायर प्लेनर रहेगी। जबकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में अगर मेटल के साथ कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड बाइंड हुआ है तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन आपकी d2sp3 रहेगी, और जो ज्योमेट्री होगी वो ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, और आपसे ज्यादा ये भी पूछ सकता है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है पैरामैग्नेटिक है, कौन सा डायामैग्नेटिक है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि 4 कॉम्प्लेक्स आपको दे दिया और आपसे ये पूछ ले कि पैरामैग्नेटिक बताओ। ठीक है, तो मैं अब इस कॉम्प्लेक्स को आपको क्लियरली बताता हूं। तो देखो, मान लिया कि मेरे को इस कॉम्प्लेक्स के बारे में मेरे से हाइब्रिडाइजेशन भी पूछ ली, ठीक है, इसकी ज्योमेट्री भी पूछ ली, मान लिया इसका मैग्नेटिक बिहेवियर भी पूछ लिया। मैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, ये सारी चीजें मेरे से कॉम्प्लेक्स के बारे में पूछ ली। ठीक है, ओके। तो अब देखो यहाँ पर सेंट्रल, सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करते हैं ऐसा क्वेश्चन जब आता है, वैसे तो ये शॉर्ट ट्रिक से भी हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले मेरे को निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी। तो आप सबको निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर निकाल ली, मैंने सिखाई है। निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +2 है। ठीक है, अब यहाँ पर निकल का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कितना होता है निकल का एटॉमिक नंबर? 28। तो 28 के लिए कंफिग्रेशन क्या आएगी? आर्गन 18, 4s2 3d 8, यही कंफिग्रेशन आएगी जी। यस और नो? क्या ये कॉन्फ़िगरेशन आएगी या नहीं? बिल्कुल आएगी। अब यहां पर निकल 2 पॉजिटिव में है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, 2 इलेक्ट्रॉन 4s से निकल जाएंगे, तो ये कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी आर्गन 18 4s0 3d8। अब मैं ऑर्बिटल्स ड्रॉ करके देखता हूं। तो देखो मैंने ये 3d बनाया, ठीक है, ये 3d बनाया मैंने निकल का ग्राउंड स्टेट में। इसी तरीके से 4s खाली है, 4s के बाद मैंने 4p बना दिया। यहां पर 4d भी बनेगा, बट 4d की यहां पर जरूरत नहीं आएगी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। ठीक है, वैसे 4d भी यहां पर खाली बनता है। अब देखो ये तो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हो गई। ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में कितने इलेक्ट्रॉन है? डी में 8 है। तो देखो 1 2 3 4 5
6 7 8। ठीक है। अब अगर एक्साइटेड स्टेट की भी बात करता हूं तो मुझे पता है कि लिगेंड को कितने मेटल के ऑर्बिटल खाली चाहिए इलेक्ट्रॉन देने के लिए? 4 चाहिए। यस और नो? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब है कि मेटल के कितने डब्बे खाली होने चाहिए लिगेंड या इलेक्ट्रॉन पेयर लेने के लिए? 4। तो अब यहां पर जितने भी आपके हेलोजन डोनर हैं, एफ नेगेटिव, सीएल नेगेटिव, बीआर नेगेटिव, आई नेगेटिव, वो वीक फील्ड लिगेंड है। वीक फील्ड लिगेंड क्या करते हैं? पेयरिंग नहीं करवाते, क्योंकि उनकी फील्ड स्ट्रेंथ कम होती है। तो यहां पर होगा क्या कि जब मैं इसका एक्साइटेड स्टेट भी इसी तरीके से ड्रॉ करूंगा, ये तो इसका ग्राउंड स्टेट आ गया। अगर एक्साइटेड स्टेट की भी बात करूंगा तो एक्साइटेड स्टेट में भी कुछ नहीं होगा। यहां पर जो ये ऑर्बिटल्स हैं, यहां पर लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कोऑर्डिनेट कर देगा। जैसे ये 3D बन गया, ये 4s बन गया और ये 4p बन गया। तो एक Cl नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन कहां डाल देगा? 4s में, क्योंकि इसके पास पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर है। और 3 हो जाएंगे 4p के यूज। टोटल 4 लिगेंड है ना। तो देखो, अगर एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ, 3p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी आई? sp3 आई। sp3 का मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स है उसकी ज्योमेट्री कैसी है? टेट्राहेड्रल है। दूसरी बात भी क्लियर होगी। तीसरी बात कि क्या ये पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, तो वो डिपेंड करता है अनपेड इलेक्ट्रॉन पे। अब यहां पर एक्साइटेड स्टेट में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 यहां पर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो उसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है? पैरामैग्नेटिक। तो ये सारी बातें आपसे किसी कॉम्प्लेक्स के लिए पूछी जा सकती है। सर सर, ये एक्साइटेड स्टेट में 3D का देख लिया अनपेयर्ड, बाकियों का भी देखते हैं जैसे एस और पी में भी। एस और पी में इलेक्ट्रॉन दिखेंगे ही नहीं जी आपको। वो क्योंकि मेटल के ऊपर जब चार्ज आएगा ना, तो एस से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे हमेशा ही। अनपेयर्ड ठीक है सर। अगर एस और पी में होंगे तो वो भी देखे जाएंगे। बट अब आपको ये बात पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन बना रहा है? जनरली डी वाले बना रहे हैं ना, डी ब्लॉक एलिमेंट बना रहे हैं। आप अगर आपने अभी तक अगर ऑब्जर्व किया हो तो मैंने आपको जितने भी कॉम्प्लेक्सेस लिखवाए उसमें 99.9% कॉम्प्लेक्सेस में जो सेंट्रल मेटल है, इट इज अ ट्रांजिशन मेटल। वो डी डी ब्लॉक का एलिमेंट है कोई ना कोई। आप देख लो, चाहे आज ही जितने मैंने करवाए, यहां पर आप देखोगे कॉपर है, कोबाल्ट है, टाइटेनियम है, ये सारे डी ब्लॉक हैं। कोबाल्ट अगेन डी ब्लॉक, ठीक है। टाइटेनियम अगेन डी ब्लॉक, क्रोमियम अगेन डी ब्लॉक। बात समझ में आई जी? प्लेटिनम अगेन डी ब्लॉक। तो ये है इसमें। तो क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। अब देखो, पेपर में आपके पास इतना टाइम तो नहीं होगा कि आप ये सब करके देखें। तो एटलीस्ट आप ये कर सकते हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली। जैसे मैंने आपको अभी कॉम्प्लेक्सेस में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाया। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के जो भी मेटल की कॉन्फ़िगरेशन आई वो लिखी। फिर देखा कि लिगेंड कैसा है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो पेयरिंग करवाएंगे, अगर वीक फील्ड है तो डायरेक्टली आप हाइब्रिडाइजेशन sp3 लिख के आ सकते हो। अब मान लिया कि मैं आपको यही क्वेश्चन इस तरीके से देता तो सारी बातें सेम होती। NiBr4 2 नेगेटिव, मैं आंखें बंद करके बोल देता कि ये पैरामैग्नेटिक है, इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, ठीक है, और इसमें जो निकल की हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। क्यों? क्योंकि जैसा क्लोरीन के लिए हुआ वैसा ही ब्रोमीन के लिए भी होगा। आप बात समझ गए? क्योंकि Cl नेगेटिव भी वीक फील्ड लिगेंड है, उसके लिए मैंने आपको पूरा केस समझा दिया। तो Br नेगेटिव के लिए भी वैसा ही होगा। बस Cl नेगेटिव के प्लेस पे Br नेगेटिव आ जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम रहने वाली। क्या आपको बात समझ में आई है या नहीं? यस सर। अब मैंने आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड बताया साइनाइड। तो एक बार साइनाइड का केस भी बता देता हूं सेम कॉम्प्लेक्स में। NiCN4 2 नेगेटिव, अगेन निकल यहां पर +2 में आएगा। अब देखो होगा क्या, अगर निकल 2 की कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी तो वो कैसे लिखी जाएगी जी?
निकल 2 की कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाएगी आपकी 3D8, 4s खाली है और 4p भी खाली है। ठीक है, अब व्हाट इज द नेचर ऑफ लिगेंड? साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वो क्या करेगा, वो मेटल के इनर ऑर्बिटल को खाली करवाएगा बाय बैक पेयरिंग। तो होगा क्या कि ये जो अलग अलग इलेक्ट्रॉन है ये बैक पेयर हो जाएगा यहां पर, और इनर डी खाली करवा देगा कौन? लिगेंड। तो देखो जो ये 8 इलेक्ट्रॉन थे अब वो कितने डब्बों में आ जाएंगे? वो 4 डब्बों में आ जाएंगे, और मेटल का एक डब्बा खाली बच गया। किसके लिए? लिगेंड के लिए, क्योंकि लिगेंड को टोटल कितने चाहिए? 4 डब्बे चाहिए। तो अब एक साइनाइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां डालेगा, दूसरा साइनाइड यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां। तो अब हाइब्रिडाइजेशन क्या आई? अब हाइब्रिडाइजेशन क्या आई जी? अब आपकी हाइब्रिडाइजेशन आई, एक डी इन्वॉल्व हुआ, एक एस इन्वॉल्व हुआ, और 2 पी हुए, तो DsP2 आई। ठीक है, तो जब भी DsP2 आएगी तो कॉम्प्लेक्स आपका स्क्वायर प्लेनर होगा। और अगर मैग्नेटिक बिहेवियर की बात की जाए तो यहां पर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स डायामैग्नेटिक है। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि हाई स्पिन है कि लो स्पिन है? यस सर। तो दिस इज अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो ये सारी बातें आपसे कॉम्प्लेक्सेस के लिए पूछी जा सकती हैं। क्या आपको बात समझ में आई है या नहीं? यस सर। कोई डाउट यहां तक? फिर मैं आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला केस बताता हूं। सर एक एग्जांपल पूछ लो इसमें से। ओके, एक एग्जांपल पूछ लेते हैं। एग्जांपल है NiCO4। ये एग्जांपल है। जैसे देखो, ये थोड़ा एक्सेप्शनल एग्जांपल मैंने आपसे पूछ लिया, ये मुझे ही करवाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों करवाना पड़ेगा उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। क्योंकि यहां पर निकल 0 में है, ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर कितनी आएगी? 0 आएगी। वाई 0? क्योंकि कार्बोनाइल इज अ न्यूट्रल लिगेंड, और कार्बोनाइल न्यूट्रल के साथ साथ कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करवाते हैं? बैक पेयरिंग करवाते हैं, इनर ऑर्बिटल को खाली करवाते हैं। अब यहां पर क्या देखने को मिलेगा, जब मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो जैसे मैंने ये डी बना दिया, डी में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? डी में तो 8 ही आएंगे, निकल में आपको पता है। ठीक है, इस तरीके से लिख दिए। यहां पर अब 4s में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 4p खाली है। अब यहां पर होगा क्या कि लिगेंड असल में ये वाले इलेक्ट्रॉन है, 4s के इलेक्ट्रॉन है, इनको पहले ये इलेक्ट्रॉन यहां पर बैक पेयर होंगे, फिर ये इलेक्ट्रॉन पेयर भी इनके साथ पेयर हो जाएंगे असल में। तो ये एक्सेप्शनल एग्जांपल है, मैं आपको बात बताऊं। ठीक है, मैंने इसलिए आपको ये बताया। अब यहां पर डी के पूरे 10 फिल हो गए, 4s के भी 2 यहां पर आ गए। अब 4s खाली हो गया और 4p खाली हो गया। बात समझे आप? क्योंकि यहां पर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इसलिए मेरे को 4s वाले भी इलेक्ट्रॉन एडजस्ट करने पड़ेंगे 3D में। ठीक है, तो फिर लिगेंड के लिए जो 4 ऑर्बिटल खाली हुए वो कौन से हुए? एक कार्बोनाइल यहां इलेक्ट्रॉन डालेगा, एक यहां डालेगा, एक यहां और एक यहां। अब ये एक्सेप्शनल एग्जांपल इसलिए है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के बावजूद भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, और साथ में अनपेड इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है। मैग्नेटिक बिहेवियर इज डायमैग्नेटिक। तो इस एग्जांपल को इंपॉर्टेंट करके लिख लेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और ये मैक्सिमम इसको गलत करके आएंगे। ठीक है जी बात? तो ध्यान रखेंगे, ये कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल है जिसमें निकल की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और डायमैग्नेटिक है। क्लियर हो गई जी बातें? यस और नो? यस सर। अब मैं जल्दी से आपको कोऑर्डिनेशन नंबर
6 वाला केस बता देता हूं, उसमें 3-4 एग्जांपल बता देता हूं, इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आपको डायरेक्टली ही बताऊंगा। देखो, फर्स्ट है COF6 3 नेगेटिव। आपको इसका आंसर डायरेक्टली पता होना चाहिए, कैसा होगा ये कॉम्प्लेक्स। दिस कॉम्प्लेक्स इज, जल्दी से बोलो, sp3d2। क्या बोल रहे हैं जी? सर पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि वीक फील्ड। हाँ हाँ हाँ, वीक फील्ड है, पैरामैग्नेटिक होगा, डेफिनेटली पैरामैग्नेटिक होगा। आप यहां पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, कितनी आएगी? +3 आएगी। निकाल के देख सकते हैं। कोबाल्ट +3 का मतलब हो गया 3d6 4s0, यही मतलब हुआ जी। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इस तरीके से पेयर्ड रहेगा ही रहेगा, एक नहीं रहेगा पेयर्ड। कितने पेयर्ड रहेंगे? 4 अनपेयर्ड रहेंगे आपके पास। ठीक है, अब ये पेयर्ड नहीं होने वाले हैं। क्यों नहीं होने वाले हैं? क्योंकि लिगेंड कमजोर है। बात समझ आई आपको? तो इस कॉम्प्लेक्स के बारे में अगर पूछेगा तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगी। ये कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल होगा, हाई स्पिन होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गई बात? अब बना के आप देख लेना, वैसे ही बनेगा ये सब कुछ। एक बना के बताऊं आपको? नहीं सर, अगला करवाओ। ओके, नेक्स्ट है FeF6 3 नेगेटिव। जल्दी से बताओ क्या कॉन्फ़िगरेशन आने वाली है यहाँ पे आयरन की? आयरन +3, आयरन यस। +3 मतलब 3d5। देखो, एटॉमिक नंबर और कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको याद होनी चाहिए। मैंने आपको पहले भी बोला था कि 20 से लेकर 30 तक आपको कॉन्फ़िगरेशन टिप्स पे होनी चाहिए। अब 3d5 है, अगेन यहां पर पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि लिगेंड वीक फील्ड है। हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp3d2 होगी, कॉम्प्लेक्स आपका ऑक्टाहेड्रल होगा विद हाई स्पिन, क्योंकि ये पैरामैग्नेटिक है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 5। समझ आई बात? देखो, आपको इतने फास्ट वहां पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे जी, क्योंकि टाइम बहुत कम है। मैं आपको बात बताऊं, अब अगर आप इसको वैसे ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तब तो ये क्वेश्चन 2-3 मिनट खा लेगा। बट आपको डायरेक्टली ये चीज वहां पर याद रखनी पड़ेगी कि फ्लोरीन लिखा है तो ये वीक फील्ड है। वीक फील्ड मतलब ये पेयरिंग नहीं करवाएगा। पेयरिंग नहीं करवाएगा मतलब आयरन की कॉन्फ़िगरेशन जैसी है वैसी ही रहेगी। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आप एकदम से निकाल लोगे। आपको पता है आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है। 26 के लिए आर्गन 18 4s2 3d6 हो जाएगा, और 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो वो 3d5 हो जाएगा। और 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिख दिए मैंने। क्लियर है या नहीं? यस सर। ओके, अब एक स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला भी करवा देता हूं जी। जैसे मान लिया मेरे पास है MnCN6 3 नेगेटिव। बताओ जल्दी से। अब ध्यान रखना, यहां पर पेयरिंग होगी, और जरूरी नहीं है कि पेयरिंग के बाद आपका हमेशा वो डायमैग्नेटिक ही हो जाएगा। तो इसलिए प्लीज कॉन्फ़िगरेशन का ध्यान रखें। सर sp3d2 वीक फील्ड नहीं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसमें डायमैग्नेटिक होगा, लो स्पिन होगी। ठीक है जी, D2sp3 हो गया ऑक्टाहेड्रल। अब यहां पर देखो, स्ट्रॉन्ग फील्ड होने के बावजूद भी अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे यहां पे? अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां पर कितने आएंगे? सर 2। अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां पर 2 आएंगे। बिल्कुल सही बात है जी। और ये पैरामैग्नेटिक होगा।
क्लियर हुई आपको ये बात? तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं जी। ओके, अब ना एक क्वेश्चन यहां से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में भी पूछा जाता है, मैंने बहुत बार देखा है एग्जाम में, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल में आपको थोड़ा सा उसका भी आइडिया दे देता हूं, अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको कर सको। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है, EAN रूल बोलते हैं इसको, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। आपको ये आएगा क्वेश्चन कि कौन सा कॉम्प्लेक्स इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो करेगा या नहीं करेगा, है ना। तो उसका फॉर्मूला होता है जी, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर विल बी इक्वल टू Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या फॉर्मूला होता है, Z माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैं कॉम्प्लेक्स लेता हूं जी NiCO4। आपसे क्वेश्चन आएगा कि ये क्या, ये कॉम्प्लेक्स इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो करता है या नहीं। ये आपको 4 कॉम्प्लेक्स दे देगा, आपसे पूछ लेगा कि कौन सा फॉलो कर रहा है। ओके, तो यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। Z कितना होता है निकल के केस में, 28 माइनस निकल के ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 0 है, प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, यहाँ पर 4 है। ठीक है, तो ये 36 बन आएगा। जाएगा आपके, क्या बोल रहे जी, 36 आएगा सर। 36 आएगा। अभी 36 किसका वो होता है, क्रिप्टॉन का। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो कर रहा है तो मतलब वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो करेगा। तो मतलब क्रिप्टॉन 36, जीनॉन 54 और रेडॉन 86। अगर किसी कॉम्प्लेक्स किसी उसमें कॉम्प्लेक्स में इतने इलेक्ट्रॉन्स आए इस तरीके से कैलकुलेशन से, तो मतलब वो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो कर रहा है, अदरवाइज नहीं कर रहा है। क्या आपको बात समझ में आई? इतनी सी बात है, इसमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं। यस सर। ओके, तो इतना ही था जी चैप्टर में। बाकी थोड़ा सा आपको अगर उसका आइडिया भी दे देता हूँ, CFT का भी आइडिया दे देता हूँ, तो वो भी आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये नोट डाउन कर लिया आपने? आपसे आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं मैं। यस मान सर। लिया मेरे पास है K3FeCN6, क्या ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो करेगा या नहीं? जल्दी से आंसर। आ गया जी आंसर, इतना टाइम नहीं लगेगा। जल्दी से बताएं जी। नहीं, नहीं करेगा सर। नहीं करेगा, ओके। कितने इलेक्ट्रॉन आए जिसमें? सर 35। ठीक है जी, देखो EAN विल बी इक्वल टू 26 माइनस 3 प्लस 2 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 23 प्लस 12, 35। मतलब ये फॉलो नहीं करेगा। अगर एक और पूछता K4FeCN6, तो क्या ये करता या नहीं करता? इन दोनों में से कौन सा करेगा, जल्दी से बताओ, फर्स्ट और सेकंड। सर ये वाला करेगा सर, क्योंकि इसमें 36 आ रहा है। EN
फर्स्ट में या सेकंड में? सेकंड वाले में सर, फर्स्ट वाले में। ओके, देखो जो फर्स्ट वाला है उसमें कितना आएगा आपके पास, उसमें आएगा आपके पास 26 माइनस 2 प्लस 2 इंटू 6, तो 12 और 24 कितने हो जाएंगे? सेकंड वाले सेकंड वाला आएगा, मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट वाला आएगा, आप बोल रहे सेकंड वाला आएगा। नहीं सर, फर्स्ट में तो कम आ रहा है, सेकंड वाले में जैसे FECN6 K4 वाले में आएगा K4। हाँ नहीं सर, आपने मैंने K4 वाला किया, इसमें आएगा K4 वाले में। क्योंकि देखो ना जी, इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रही है, ठीक है, तो 26 में से 2 गए 24, 24 और 12 कितने हो गए 36, तो फर्स्ट करेगा सेकंड नहीं करेगा। क्यों सेकंड नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे आयरन +4 में आ रहा है, +4 में आ रहा है, तो 26 माइनस 4 प्लस 2 इंटू 6, तो ये हो जाएगा आपके पास 22 प्लस 12, वो 34 होगा जी, ये तो करेगा नहीं। क्लियर है जी बात? यस और नो? अब देखो मैं थोड़ा सा आपको CFT का भी आइडिया दे देता हूं। वैसे जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती है ना, वो ये बोलती है कि जैसे ये मेटल के 5 डीजेनरेट d ऑर्बिटल हैं, ठीक है, इनके नाम क्या हैं? इनके नाम है DXY, DYZ, DZX, DX² 2Y² और DZ²। तो ये क्या होते हैं? ये 2 सेट्स में टूट जाते हैं, है ना। एक को बोलता हूं मैं T2G सेट, ठीक है, और एक को बोलता हूं मैं EG सेट। अब कई बार ना किसी कॉम्प्लेक्स की आपको कॉन्फ़िगरेशन T2G और EG की टर्म में लिखने को आ जाती है। मान लिया कि मैं जैसे कॉम्प्लेक्स दे रहा हूं आपको CONH3 पॉजिटिव। अब ये इस कॉम्प्लेक्स की आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखने को आ गई टर्म्स ऑफ T2G और EG, तो कैसे लिखेंगे? अब देखो, आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बात बताई थी कि कोबाल्ट 3 के साथ अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करता है, तो मतलब यहां पर पेयरिंग होगी, ठीक है। यहां पर पेयरिंग होने का मतलब ये है कि ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएंगे? देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर इस कॉम्प्लेक्स की कॉन्फ़िगरेशन आएगी T2G6 EG0। समझ आई बात आपको? क्लियर है ये बात या नहीं? प्लीज जल्दी से रिप्लाई करें जी। यहां तक क्लियर है आपको या नहीं? इसमें कोई डाउट है? यस सर, क्लियर। तो देखो, इस चैप्टर में इतना ही है, जो काम की सारी चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। तो आप इन चीजों पे प्रैक्टिस करो, यहां से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है 90%, ठीक है। खासकर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल से भी क्वेश्चन आ सकता है, नोमेनक्लेचर से आ सकता है। अब आपको देखो एक क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर और बता देता हूं। मान लिया कि जैसे वर्नर थ्योरी है, वर्नर थ्योरी, ठीक है, तो वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जो सेंट्रल मेटल एटम होती है वो 2 तरह की वैलेंसी पोजेस करती है। एक को मैं प्राइमरी वैलेंसी बोलता हूं और एक को मैं सेकेंडरी वैलेंसी बोलता हूं। अब प्राइमरी वैलेंसी क्या रिप्रेजेंट करती है? ऑक्सीडेशन स्टेट किसका? सेंट्रल मेटल एटम का। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ ले जाते हैं कि जो वर्नर की सेकेंडरी वैलेंसी है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। तो बाकी आप चैप्टर को अपने लेवल पे भी रिवाइज करना। अगर कोई डाउट रहता है तो मुझसे पूछना, मैं आपको वो क्लियर करूंगा।